टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत के 6वें संस्करण को इसमें देखेंगे और इसमें कुछ भाग जो होगा एनसीईआरटी क्लास 11-12 स्टैंडर्ड्स से भी कुछ टॉपिक कवर किए गए हैं और ये संदर्भित टॉपिक जो आपकी भारत की राज्य व्यवस्था है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो 7 टॉपिक दिए गए हैं जीएस फर्स्ट पेपर में, उसमें चौथी टॉपिक जो इसकी है भारतीय राजनीति एवं शासन, उसके अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही यह संघ लोक सेवा आयोग के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। अर्थात इसमें भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत के 6वें संस्करण एनसीईआरटी 11-12 स्टैंडर्ड्स की कुछ मटेरियल्स और कुछ इसके जो इनपुट होंगे वह लुसेंट से भी लिए गए हैं। तो यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण संदर्भित टॉपिकों में इसको कवर किया गया है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला भाग इसका जो होगा संविधान के भाग से, संविधान में जो पार्ट है भाग वाइज जो डिवाइड है वहाँ से शुरू इसको करते हैं। इसमें जो दिया गया है पहला जो इसमें भाग है विषय है और संबंध अनुच्छेद को हम देखेंगे इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में जो भाग हैं, सबसे पहले संविधान के बारे में जान लें तो संविधान दो तरह का होता है, अलिखित और लिखित। लिखित संविधान, अलिखित संविधान के अंतर्गत जैसे ब्रिटेन का संविधान है और लिखित संविधान के अंतर्गत जैसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया का संविधान। और इंडिया के संविधान को ये देखें तो मूल रूप से यानी जब 1949 में इसको अंगीकृत किया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, यानी ये जो संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दौरान संविधान में जो है मूल रूप से एक प्रस्तावना थी और कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, 12 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से 1949 के संविधान में जो जिसको अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो 1949 में जो संविधान बनाया गया मूल रूप से उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और इसको वर्तमान दृष्टिकोण से देखें अर्थात 2019-20 तक देखें तो इसमें जो है एक प्रस्तावना, यानी इसमें एक प्रस्तावना 19-20 या 2023 तक भी देखें, प्रेजेंट तक देखें, मार्च 2023 प्रेजेंट तक इसको देखें तो इसमें एक प्रस्तावना है, 740 अनुच्छेद हैं, इसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इसको देखते हैं कि संवैधानिक रूप से क्या इसमें दिया गया और इसमें और कुछ जानकारी देखें तो 1951 से 2019 तक हुए संशोधनों एवं परिवर्तनों को देखें तो इसमें से जो हटाया गया है, यानी संविधान में जो हटाया गया है करीब 20 अनुच्छेद हटा दिए गए हैं अब तक और एक भाग 7वां को भी हटा दिया गया है, यानी जो भाग 7 है वो भी संविधान से हटा दिया गया है। और जो संविधान में जोड़ा गया है वो करीब 95 अनुच्छेद अब तक जोड़े गए हैं और कुल मिलाकर 4 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 4 भाग भी जोड़े गए हैं संविधान में। तो इसमें जो भाग जोड़े गए हैं वो 4 क जोड़ा गया है, 9 क जोड़ा गया है, 9 ख जोड़ा गया है और 14 क जोड़ा गया है, 14 क जोड़ा गया है। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है। और संविधान संशोधन देखें तो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए अब तक। वैसे तो अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वां अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसमें यानी भाग, विषय और संबंध अनुच्छेद देखते हैं। तो भाग 1 जो है उसका जो विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और यह जो अनुच्छेद से संबंधित है 1 से 41 तक है। 1 से 41 तक, सॉरी 1 से 4 तक है, ये 41 नहीं है। 1 से 4 जो है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक जो है यह नागरिकता से संबंध रखता है और यह भाग 2 में वर्णित है। संविधान का भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक संबंध अर्थात मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो दिया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। इसके बाद भाग 4 देखें तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया है, यानी डीपीएसपी दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया और इससे संबंध जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद दिए गए हैं। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है और यह जो अनुच्छेद संबंध जो अनुच्छेद 51 क है। इसके बाद भाग 5 है, भाग 5 में संघ सरकार है और इससे संबंध जो अनुच्छेद है 52 से 151 तक है और यह 5 भागों में डिवाइड है। अर्थात भाग 5 में जो संघ सरकार है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक है, वह स्वयं 5 अध्यायों में डिवाइड है। इसमें पहला अध्याय जो है वह कार्यपालिका से संबंध रखता है और यह अनुच्छेद 52 से 78 तक है। दूसरा अध्याय जो संसद से संबंध रखता है यह 79 अनुच्छेद 79 से 122 तक है। तीसरा अध्याय जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंध रखता है और यह अनुच्छेद 123 से संबंध है। और चौथा अध्याय जो संघ की कार्यपालिका है यह अनुच्छेद 124 से 147 तक है। और पांचवा अध्याय जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंध है और यह जो है 148 से 151 तक संबंध रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 5। इसके बाद देखें तो भाग 6 जो है उसमें राज्य सरकारें दी गई हैं और अनुच्छेद 152 से संबंध है। और राज्य सरकारें जो है वह आपका ये भी आपके 6 अध्याय में डिवाइड है। इसमें अध्याय फर्स्ट जो है वह साधारण है, 152 से 137 तक दिया गया है इसमें अनुच्छेद। अध्याय 2 जो इसमें कार्यपालिका है यह 153 से 167 तक अनुच्छेद इसमें है। और अध्याय 3 जो है राज्य का विधानमंडल इसमें 168 से 122 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। और अनुच्छेद 4 जो है, अध्याय 4 जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, यह अनुच्छेद 123 से संबंध रखता है।
और अध्याय 5 जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, इसमें अनुच्छेद 214 से 232 तक का वर्णन है। और अध्याय 6 जो अधीनस्थ न्यायालय इसके अंतर्गत हैं, और यह अनुच्छेद 233 से 237 तक इसमें वर्णन किया गया है अध्याय 6 में। नेक्स्ट है अध्याय यानी भाग 7वां देखें तो भाग 7वां राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, यानी भाग जो 7वां है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, जिसको निरस्त कर दिया गया। यह अनुच्छेद 238 था, इसको निरस्त कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया। और भाग 8वां देखें तो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, और ये अनुच्छेद 239 से 242 तक इसमें वर्णन है। भाग 9वां देखें तो ये पंचायती इसमें दिया गया है, और यह जो है अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा तक इसमें यानी ड़ तक दिया है। और भाग 9 को देखें तो इसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं, यह 243 तो से 243 छ तक इसमें वर्णन है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अगला है यानी भाग 9 ख जो है, इसमें सहकारी समितियां दी गई हैं, और यह अनुच्छेद 243 जेड से 243 जेड आई तक है, इसमें सॉरी जेड टी तक है, यानी 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जो है भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। इसके बाद भाग 10वां देखें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है भाग 10 में, और यह संबंध जो अनुच्छेद से 244 से 244 क तक है। भाग 11वां देखें तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है, यह 2 अध्यायों में डिवाइड है, यानी जो भाग 11वां संघ और राज्यों के बीच संबंध है यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है, और यह 2 अध्यायों में डिवाइड है। पहला अध्याय विधायी संबंध है, यह 245 से 255 अनुच्छेद तक है, और दूसरा अध्याय जो इसका है प्रशासनिक संबंध है, इसमें 256 से 263 तक अनुच्छेद का प्रावधान है। इसके बाद भाग 12 देखें, भाग 12 जो आपका है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इसमें है, और ये अनुच्छेद जो है 264 से 291 तक है, और ये आपके 4 अध्याय में डिवाइड है, यानी पहला अध्याय वित्त से है, इसमें जो है 292 से 293 तक का अनुच्छेद है। और अध्याय 2 जो ऋण लेना है, सॉरी इसको यहाँ से देखते हैं तो अध्याय 4 जो आपका है संपत्ति का अधिकार है, यह आपका 300 क में दिया गया है, और अध्याय 3 जो है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये 294 से 300 तक है। और ऋण लेना जो है ऋण लेना जो अध्याय 2 है यह आपका 292 से 293 तक है, और वित्त जो है 264 से 291 तक है, और यह चीज़ आपका दिया हुआ है इसमें, यानी ये आपका भाग 12 रहा। इसके बाद भाग 13 देखें तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है, यह 2 अध्याय में डिवाइड है। सॉरी ये भाग 13 जो है यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, यह 301 से 307 तक है। और भाग 14 देखें तो संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं इसमें दी गई हैं, यह अनुच्छेद 308 से 323 तक है, यह 2 अध्याय में डिवाइड है। अध्याय 1 सेवाएं है, अध्याय 2 जो लोक सेवा आयोग है। तो अध्याय 1 जो आपका है वो 315 से 323 तक है, ये आपका अध्याय 2 जो है अध्याय 2 लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक है, और सेवाएं जो है 308 से 314 तक है, और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक ये संपूर्ण इसमें है। इसके बाद भाग 14 को देखें तो इसमें अधिकरण दिया गया है, और यह जो है अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। और भाग 15 देखें इसमें निर्वाचन दिया हुआ है, निर्वाचन का जो संबंध है 324 से 329 क तक है। और भाग 16 देखें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, और यह अनुच्छेद 330 से 342 तक है। और भाग 17 देखें इसमें राजभाषा दी गई है, और यह जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। राजभाषा जो है आपका यह 4 अध्यायों में डिवाइड है। इसमें अध्याय फर्स्ट जो है इसमें संघ की राजभाषा है, और यह 343 से 344 तक है। दूसरे में प्रादेशिक भाषाएं हैं, यह आपके 345 से 347 तक है। अध्याय तीसरे में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की आदि की भाषा 348 से 349 तक है। और अध्याय चौथा जो इसका है विशेष निर्देश इसमें दिए गए 348 से 349 तक है, 348 349, और इसमें 350 से 351 तक यह प्रावधान जो दिया गया है अध्याय 4 के विशेष निर्देश के अंतर्गत। और भाग 18 देखें तो इसमें आपात उपबंध है, और यह जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और भाग संविधान का भाग जो 19 है यह प्रकीर्ण से संबंध रखता है, और यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। और भाग जो 20 संविधान का है यह संविधान के संशोधन का प्रावधान इसमें दिया गया है, और यह जो अनुच्छेद 368 से संबंध रखता है। और भाग 21 जो है यह इसमें जो प्रावधान है वो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसमें दिए गए, और यह जो 369 से 392 अनुच्छेद तक इसमें दिया गया है। और आखिरी इसका जो है 22वां भाग है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन दिया गया है, यह अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें दिए गए हैं भाग 22 में। टिप्पणी देखें, टिप्पणी इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें भाग 6 भाग क राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, जबकि भाग 9 क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। भाग 9 ख 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 1911 द्वारा जोड़ा गया। सॉरी ये जो भाग 6 दिया है भाग 7 को निश्चित किया गया है, यानी इसमें जो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया वो भाग 7 है। अभी हमने ऊपर देखा कि भाग 7 इसमें विलोपित किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 7 जो है इसको निकाला गया है। ये है भाग 7 राज्यों से संबंधित वाली अनुसूची का खंड ख निरस्त 1938 निरस्त, यह 7वें संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया उसके अंतर्गत इसको विलोपित कर दिया गया, निकाल दिया गया या निरस्त कर दिया गया।
अब देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र, यानी अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय देखते हैं, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसमें देखेंगे, संपूर्ण को नहीं देखेंगे। तो इसमें पहला देखते हैं, पहला आपका जो है पहला है यानी अनुच्छेद फर्स्ट है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तीसरा जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। 13वां अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधायी शक्तियां हैं। 14वां अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता है और 16वां जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 17 जो है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत संबंधित विषय है। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है और 31 को कुछ कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार देता है और अनुच्छेद 38 जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 38। इसके बाद अनुच्छेद 40 देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 जो है यह 6 वर्ष से कम अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। अनुच्छेद 46 देखें तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए है। और अनुच्छेद 50 को देखें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए है। और अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें दी गई है। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रत्येक वर्ष आम बजट पेश किया जाता है संसद द्वारा या केंद्र में। नेक्स्ट देखते हैं 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश करने की शक्ति है। और 143 अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 130 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकोपनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 239 को दिल्ली के संबंध विशेष उपबंध। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रपति हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 300 को विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावयन करना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग की कृति। अनुच्छेद 323 को प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध अर्थात राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल स्थिति के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। इसको अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का निरस्त कर दिया गया है वर्तमान में। यानी कहने का आशा ये हुआ कि 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अपना संविधान था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 यानी जो अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। परंतु 2019 में राष्ट्रपति के आदेश संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिकार यानी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, जिसमें है पहला जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। चूंकि यहाँ जो अभी हमने अनुच्छेद पर चर्चा किया ये सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 395 अनुच्छेद जो हैं उसमें से कुछ ही लिए गए हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें लिखे गए हैं। तो इसमें जो कुछ हमने इंपॉर्टेंट कहा वो इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षा की दृष्टि से जो दिए गए हैं सभी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से यह कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो दिया गया उसको हमने बताया कि क्या है, तो यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें रहे।
अब संविधान में दी गई कुल अनुसूचियां अर्थात 12 अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र। इसमें जो प्रथम अनुसूची है उसके विषय देखते हैं। प्रथम अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं इसमें 2 विषय हैं, राज्यों के नाम एवं उसके न्याय क्षेत्र। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची जो है परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। इसमें जो आपका है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो आपके हैं प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची के विषय है। और प्रथम अनुसूची का जो अनुच्छेद है वह सबंध अनुच्छेद 1 से 4 तक है और द्वितीय अनुसूची में जो अनुच्छेद हैं वह क्रमशः 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एवं 221 है। तीसरी अनुसूची देखें। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, संसद के सदस्य संसद सदस्य यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। यानी इतने उम्मीदवार को जो शपथ का प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 3 से में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति को हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत किया जाता है और जबकि उपराष्ट्रपति का शपथ यानी अनुच्छेद संविधान में जो अनुच्छेद 60 है उसके तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और संविधान में अनुच्छेद 69 है उसके तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। जबकि संविधान का अनुच्छेद जो 159 है उसके तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है और छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जो छठवीं अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं उसको याद करने का जो ट्रिक्स है वो ATM स्क्वायर से इसको याद किया जा सकता है। ए से असम है, टी से त्रिपुरा है और यम स्क्वायर में 2 यम है, तो पहले से मेघालय दूसरा से मिजोरम है। तो इस तरह से ATM स्क्वायर जो है वह छठवीं अनुसूची से संबंधित राज्यों के नाम है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद करता है। सातवीं अनुसूची देखें तो सातवीं अनुसूची जो है यह आपका संघ सूची। सातवीं अनुसूची जो है संघ सूची मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय हैं। राज्य सूची मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 59 विषय हैं। समवर्ती सूची मूल रूप से 47 फिलहाल 52 विषय हैं। के संदर्भ में राज्य और केंद्र की मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और नोटिक पॉइंट यह है कि सातवीं जो अनुसूची है इसको विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा जो मतदान है उसके द्वारा ही सातवीं अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है। इसको सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता सातवीं अनुसूची को। इसमें तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद देखें तो तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 व 219 हैं। और जबकि चौथी अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह 4 एवं 80 हैं। पांचवी अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 244 है। छठवीं अनुसूची जो संबंधित अनुच्छेद हैं 244 हैं, 275 है और सातवीं अनुसूची से जो संबंधित अनुच्छेद है 246 है। आठवीं अनुसूची देखते हैं। आठवीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है यानी आठवीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद 344 एवं 351 है। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो आठवीं अनुसूची में आपका जो दिया है यह है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 मगर फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को तथा उर्दू हैं। और इसके बाद सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं नवीं अनुसूची। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 31 ख है। इसको देखते हैं क्या प्रावधान इसमें है। नवीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इस अनुसूची में 14 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 102 एवं 191 है। इसको देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची इसमें है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों को निहरताएं या अयोग्यताएं के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा गया जाता है। और इसके बाद 11वीं सूची देखते हैं। इससे संबंधित जो अनुच्छेद 243(6) है और इसमें देखते हैं 11वीं सूची में क्या है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें कुल 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 12वीं सूची देखते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 243(ब) है और इसमें जो प्रावधान इसको देखते हैं नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया।
आगे देखते हैं इसमें संविधान के स्रोत यानी संविधान कहाँ से लिए गए हैं, इसको देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 इससे क्या ली गई हैं, तो इसमें जो है यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया है वो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो है यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान जो लिया गया है वह क्रमशः आपके इस प्रकार से हैं। इसमें संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देखते हैं इसमें क्या लिया गया है, तो इसमें लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से देखें तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके बाद कनाडा के संविधान देखते हैं, इसमें संघीय व्यवस्था ली गई है, अर्थात सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी द्वारा निर्णय, एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान देखें तो इससे समवर्ती सूची ली गई है, अर्थात समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जर्मनी का वाइमर सिद्धांत से देखें तो इससे इमरजेंसी, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ यानी पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसआर जो है वर्तमान में रूस है, उसके संविधान से जो लिया गया है वह मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है यह पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान रूस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से देखें तो फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श जो है यह फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान देखें तो इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से देखें तो इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से ली गई है। इसी को यदि एनसीईआरटी बेस्ड पर देखें तो विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, तो इसमें ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया वहां पर दिया गया, इसको देखें तो ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और सरकार का संसदीय स्वरूप भी ब्रिटिश संविधान से है, कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका ये भी ब्रिटिश संविधान से, और कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से देखें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान जो लिया गया है उसमें आपका है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। इसके बाद अमेरिका के संविधान से देखें तो मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखें तो इसमें जो है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है और अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में यदि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो वर्तमान में भारत में जो है वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको संक्षेप में यहाँ देखने का प्रयास करें तो 2000 में जो है वो भारत का 26वां जो राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ बना था, और 2000 में ही भारत का जो 27वां राज्य बना था वो उत्तराखंड बना था 2000 में ही, और जो आपका भारत का 28वां राज्य जो बना था वह झारखंड बना था 28वां राज्य 2000 में ही। और इसके बाद जो भारत में 29वां राज्य बना, भारत में 29वां राज्य जो बना वो तेलंगाना बना, यह बना 2 जून 2014 से भारत का 29वां राज्य बना। परंतु जम्मू कश्मीर अधिनियम जो पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया उसके आधार पर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो इस आधार पर जो भारत में वर्तमान में है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, यहाँ पर 28 राज्य दिखाए गए हैं, 28 राज्य हैं और कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जो फिलहाल में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को जो है 26 जनवरी 2022 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसलिए एक यह होने की वजह से अब भारत में 8 यूनियन टेरिटरी या फिर संघराज क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व जो 9 थे। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात उसमें विधानसभा व विधान परिषद शामिल है। भारत के 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, उसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश है। यानी ये 6 राज्यों में जो है वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद मौजूद हैं। अब देखते हैं यानी संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। यानी अभी हमने ऊपर देखा कि अनुच्छेद 3 जो है इसमें जो प्रावधान दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें पहला है असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951। इसमें प्रावधान देखते हैं तो इसमें है असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। इसके बाद है दूसरा है आंध्र राज्य अधिनियम 1955। तब जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी कुर्नूल में थी और उसका हाई कोर्ट गुंटूर में था। इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। इस तरह से इसमें अन्य राज्यों का भी दिया हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954। इसके बाद है चंदनगढ़
विलय अधिनियम 1954, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके बाद बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1959, आंध्र प्रदेश एवं मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, अधिग्रहित भूभाग विलय अधिनियम 1960, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। ऐसे इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो लेटेस्ट है उसमें देखें। लेटेस्ट में आपका, लेटेस्ट में 2000 से शुरू करते हैं इसमें, तो 2000 से जो दिया गया उसको लेटेस्ट में देखते हैं। तो इसमें 25वां जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बनाया गया। इसमें मध्य प्रदेश राज्य की भूभाग से निकालकर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य यानी 26वां राज्य बनाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की भूभाग से निकालकर उत्तराखंड नामक नया राज्य 27वां राज्य बनाया गया। इसके बाद बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार राज्य से अलग कर एक नए राज्य झारखंड 28वां राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद उत्तरांचल नाम परिवर्तित करके, यानी उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। इसके बाद पांडिचेरी नाम परिवर्तन 2000, यानी पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 ही है। संघीय क्षेत्र पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके पुडुचेरी कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011, उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित करके ओडिशा कर दिया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य यानी 29वां राज्य का गठन आंध्र प्रदेश राज्य कुछ क्षेत्रों को अलग करके किया गया। यह 2 जून 2014 को किया गया। नेक्स्ट 32वां जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया, संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख बनाया गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 1 जो है आपका संघ के क्षेत्र एवं नाम है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, जो अनुच्छेद 2 से है, यानी नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना अनुच्छेद 2 है। और अनुच्छेद 2A में जो है सिक्किम संघ के साथ संबंध ये निरस्त कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। और तीसरा जो अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना था मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों के संशोधन किया जा सके। यह अनुच्छेद के भाग 1 में है, यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में जो आपका दिया गया है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। यानी हमने देखा ऊपर कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान में जो भाग 1 है उसमें जो विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और वह संबंध जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक है। तो 1 से 4 का भी हमने इसको विवरण देखा, यह दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें तुलना के तत्व, अप्रवासी भारतीय यानी NRI, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI, कार्ड होल्डर, ओवरसीज इंडियन सिटीजन के बारे में देखते हैं क्या अंतर है। तो NRI किसको कहते हैं? वे भारतीय नागरिक यानी भारतीय नागरिक जो साधारणतया भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। और PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति किसको कहेंगे? एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है या करती है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक हो। और OCI कार्ड होल्डर किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता हो। और कौन है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा योग्य है उसमें देखते हैं। तो इसमें दिया है निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक यानी OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत के लिए और योग्य हैं जो संविधान लागू होने के समय यानी 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक अथवा जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए और अथवा वह उस भूभाग का निवासी जो 15 अगस्त 1947 का भारत का अंग बन गया था, अथवा जो ऐसे किसी नागरिक पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री प्रपौत्र हैं, अथवा जो ऊपर लिखित व्यक्तियों की नाबालिग संतान हैं। छठवां जो नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक है अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा भारत के नागरिक की विदेश मूल की का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की का विदेशी मूल की का पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो और वह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो। अब जो है भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। तो मूल अधिकार का उद्देश्य जो है कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई, जो कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। ये अस्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह तब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। यह सब यानी जो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। और ये जो है यानी जो मूल राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। जितना विस्तृत विवरण या फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में है उतना USA के संविधान में भी नहीं है। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। अर्थात मूल अधिकार को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग देखते हैं इसमें, यानी मूल अधिकार का पहला भाग जो इसमें है समता का अधिकार है और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसको देखते हैं विस्तार से। यानी समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसको देखते हैं क्या इसमें है। तो पहला जो यानी अनुच्छेद 14 जो है यह है विधि की समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17 है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपाधियों पूर्वक, अनुच्छेद 18 है। अर्थात ये जो है समता का अधिकार 14 से 18 के बारे में हमने देखा। दूसरा इसका है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है।
इसमें देखते हैं, इसमें पहला है यानी अनुच्छेद 19 जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी देता है। इसमें है वाक एवं अव्यक्ति, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा है संघ, चौथा है संचरण, पांचवा है निवास, छठवां है वृत्ति। और इसमें जो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 क जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अनिरोध से संरक्षण देता है। इसके बाद देखें तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसमें अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 जो है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षण यानी कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। अगला पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें जो है दो अनुच्छेद हैं 29 और 30। तो 29 जो कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 30 में जो दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और छठवें भाग में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 संबंधित है। यानी अनुच्छेद 32 में जो दिया गया मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। कहने का आशा ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये जो हमने अभी का रिट बताया, ये 6 जो रिट हैं यह जारी कर सकते हैं। इसमें जो पहला यदि हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है, यह रिट कहती है। दूसरा देखें, दूसरा इसमें परमादेश है, अर्थात हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ अधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। यानी जो परमादेश है हम आदेश देते हैं, यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। जैसे यानी इनके विरुद्ध यह जारी नहीं किया जा सकता, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता, और गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध भी यह नहीं जारी किया जा सकता। एक बार और इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो इसमें पहला रिट है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून सम्मत हुआ हो, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद इसमें तीसरी रिट देखें। तीसरी रिट प्रतिषेध है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, यानी प्रतिषेध को इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, पर प्रतिषेध यानी ये जो प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। चौथी रिट देखें, उत्प्रेषण है। यानी चौथी जो इसमें रिट है उत्प्रेषण है, इसको देखते हैं। तो उत्प्रेषण जो होता है इसका मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों, यानी उत्प्रेषण जो रिट है यह निवारक एवं सहायक दोनों ही रिट है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अगला जो है यानी अधिकार परीक्षा जो है आपका रिट है, यानी पांचवी जो रिट है अधिकार परीक्षा, इसको देखते हैं। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है, अर्थात अधिकार परीक्षा जो है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इसमें जो अधिकार परीक्षा अर्थात पांचवा जो है अन्य 4 रिटों से हटकर है, इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। आगे इसमें देखते हैं तो विदेशियों के मूल अधिकार। इसमें है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देशों के लोगों को छोड़कर। इसमें देखते हैं कि वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो वे कुल मिलाकर 5 हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसके ऊपर हम देख चुके हैं कि 15 क्या है, 16 क्या है, 19 क्या है, और 29 क्या है, और 30 क्या है। पुनः इसको संक्षेप में देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो 5 अनुच्छेद प्राप्त हैं वह 15 है। 15 केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। 16 जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 जो है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वात, विचरण एवं निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता देता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार शिक्षण संस्थान स्थापना अनुच्छेद 30। यानी 5 जो अनुच्छेद है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसके अलावा ये अनुच्छेद देखते हैं नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त है, परंतु शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वे अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 क है, 22 है और अनुच्छेद 23 है। यानी 22, 23 अनुच्छेद भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। अलावा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 यानी अनुच्छेद 24, 25, 26, 27, 28 इत्यादि भी विदेशी नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब इसको देखें मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखें, यानी इसको संक्षेप में देखें। इसको ऊपर देख चुके हैं, लेकिन इसको और रूप में देखें तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है, क्योंकि भाग 3 में अनुच्छेद 12 यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको देखें तो 12 जो है अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा बताता है, और अनुच्छेद 13 जो है कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है।
इसके बाद समानता के अधिकार है, ये आपके 5 हैं, यानी 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है 14 है कानून के समक्ष समानता है, 15 धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, 16 सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता देता है, 17 अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है, 18 उपाधियों का उल्लंघन करता है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत 19 और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण करता है, 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण करता है, और 21 जो है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, और 21 जो है शिक्षा का अधिकार देता है। और जो इसमें 22 है स्वतंत्रता के अधिकार में, जो 22वां है वो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी था निरुद्धता के विरुद्ध संरक्षण देता है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखें तो इसमें 2 अधिकार हैं, 23वां है मानव दुर्व्यवहार था बलात् श्रम से संरक्षण है, 24वां है कारखानों बच्चों से रोजगार का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता में कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद हैं। इसमें 25वां है अंतःकरण तथा धर्म के प्रकरण अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता है, 26 है धार्मिक मामलों की प्रबंधन स्वतंत्रता है, 27 है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है, और 28 है कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। इसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में देखें, इसमें कुल मिलाकर 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 30 है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार, और 31 है इसमें संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार भी निरस्त कर दिया गया। कुछ कानूनों की सुरक्षा के अंतर्गत जो दिया गया 31A है संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, 31B है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता है, 31C है नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा है, और 31D है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा इसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें देखते हैं 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार है, और 32.1 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, इसको निरस्त कर दिया गया। 33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति है। 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त एवं स्थितियों में रोक जबकि किसी संस्थान पर सैन्य शासन लगा हो, और 35 है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधित विधायन। तो इस तरह से 35 अनुच्छेद है भाग 3 में, यानी जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, वह 12 से 35 तक इसको हमने संक्षेप में देखा है। यानी जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसको एनसीईआरटी के माध्यम से देखते हैं तो इसमें जो है समता का अधिकार जो है इसके अंतर्गत जो है कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद, ये आपका 14 रहा, और ये 15 रहा। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, ये सब 15 है, और ये 14 है। और इसके बाद 16 रोजगार में अवसर की समानता, ये 16 इसको हम देख चुके हैं, और 17 जो अछूआछूत का अंत है, 18 जो उपाधियों का अंत है, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों के अलावा जितनी भी अन्य उपाधियां हैं उसका अंत कर दिया गया। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 तक में दिया गया था उसको यहाँ देख सकते हैं। इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 ये है, इसमें कुल 6 है। भाषण की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, रहने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने का या व्यापार करने का अधिकार। इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 को हमने देखा। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार 21 का हमने देखा। अभियुक्तों की सजा पाए लोगों का अधिकार जो अनुच्छेद 22 में हमने इसको देख चुके हैं। इसके बाद देखें इसमें तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 है, इसको हम देख चुके हैं अभी ऊपर। तो इसमें जो 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बदुआ मजदूरी पर रोक है। इसके बाद जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो ये दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है आस्था और प्रार्थना की आजादी है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है, और नेक्स्ट है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना पर स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देखें तो इसमें 29 और 30 हमने देखा। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का अधिकार 29 है, और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित करने का अधिकार 30 था। और क्रमशः यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 4 हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 28 है, 27 है, 26 है और ये 25 है अनुच्छेद क्रम से दिए हुए हैं। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें तो ये 32 मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, रीट हमने 5 रीट देखा, वो 5 रीटों का जो है अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के निर्देशक तत्व जो है, ये संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको दिया गया है। 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें देखें तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के महत्व और प्रकृति को बताता है। डीपीएसपी का विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। इसका मतलब भारत में संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड खुद इसको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी एवं फंडामेंटल राइट को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। डीपीएसपी का उद्देश्य देखें तो डीपीएसपी का उद्देश्य जो है न्याय में उच्च आदर, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। यानी डीपीएसपी का जो मूल उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। अब इसके अनुच्छेद को देखें तो अनुच्छेद 36 जो इसमें राज्य की परिभाषा इसको हम देख चुके हैं। 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना है। अनुच्छेद 38 जो है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके बाद आपका 40, 39 ए 39 ये सारे एग्जाम में आप तक पूछे जा चुके हैं, तो यह एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो है नीति निर्देशक तत्व को एनसीईआरटी के माध्यम से देखते हैं। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीतियां इसमें जो है समान नागरिक संहिता यानी जो अनुच्छेद 44 हमने देखा, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों गठन, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको हमने देखा। इसके बाद जो आपका ऐसे अधिकार जिसके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, देखरेख की व्यवस्था, इसको भी हमने देखा। ये जो था अनुच्छेद 45 में दिया गया था। अब देखते हैं इसमें भारत का संविधान में उद्देश्य का यानी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल आदि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह जो आपका है संविधान की प्रस्तावना या भारत के संविधान के उद्देश्य का है। इसकी प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला जो आपका है संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी इसमें संविधान के अधिकार का स्रोत दिया है। तो संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, यानी हम भारत के लोग ही यह संविधान की शक्ति के स्रोत हैं। और भारत की प्रकृति यानी प्रस्तावना में जो है भारत की प्रकृति दी गई है, यानी प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं। पहला तत्व तो हमने देखा कि शक्ति के स्रोत हम भारत के लोग ही हैं। दूसरा है इसमें भारत की प्रकृति बताई गई है। भारत की प्रकृति जो एक संप्रभु देश की है, समाजवादी देश की है, धर्मनिरपेक्ष देश की है, लोकतांत्रिक देश की है और गणतांत्रिक व्यवस्था वाले देश की है। इसमें संप्रभुता का अर्थ यानी संप्रभु देश जो भारत की प्रकृति उसका अर्थ है। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामलों आंतरिक अथवा बाह्य का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद संविधान के उद्देश्य देखें तो इसमें उद्देश्य में न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है, ये संविधान के उद्देश्य हैं। और इसमें जो है संविधान लागू होने की तिथि का भी उल्लेख किया गया है, 26 नवंबर 1949 से ये प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व रहे। और इसमें देखें तो सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में शामिल है। प्रस्तावना प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, जबकि जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित यह है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित इसमें जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था, जोड़ा गया। और इसमें 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की बात कही गई है। इसको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया। साथ ही इसमें जो है 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। तो न्याय देखते हैं, इसमें 3 तरह के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता की बात की। 5 तरह की स्वतंत्रता और समानता 2 तरह की इसमें है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इसमें प्राप्त करने की बात कही गई है। और आखिर में देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस बार आखिरी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। यह जो है संविधान के भाग 4 संविधान के अनुच्छेद जो है भाग 4 क में, यानी संविधान में जो भाग 4 क है उसमें अनुच्छेद 51 क के तहत जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसको देखते हैं। तो राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 नोटेड पॉइंट है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 1 मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। कुल मिलाकर वर्तमान में अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1975-77 के दौरान मूल कर्तव्यों, उसकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान एक नए भाग यानी भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था। इसको देखते हैं। कुल मिलाकर 11 जो मूल कर्तव्य हैं वे क्या हैं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6वां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रति
गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू सके। और 11वां और अंतिम है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक की शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 11वां जो है यह 42वें संविधान 86वें यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, उसके अंतर्गत यह जोड़ा गया। इसमें उल्लेखनीय यह है कि मौलिक कर्तव्य में जो है वह आपका राष्ट्रगान है, यानी राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है। यानी कहने का मतलब जो भाग 4 क है, भाग 4 क को हमने देखा जिसमें एक अनुच्छेद 51A या 51 क है, उसमें जो है नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग है। कहने का आशय हुआ कि इसमें दिया हुआ है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, परंतु इसमें राष्ट्रगीत नहीं है, यानी राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वह इसमें नहीं दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यह है राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। यानी 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड था, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड के। इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह स्वप्रथम जो है आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तब इसके अध्यक्ष जो थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह बिशन नारायण दत्त जी थे। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था। राष्ट्रगान में वर्तमान संगीत में धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। और इसके बाद राष्ट्रीय गीत के बारे में देखें तो राष्ट्रीय गीत जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950, ये नोटेड पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, जैसे इसे 2 दिन पूर्व 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया जा चुका था। स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहीमुल्लाह सयानी थे, में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नोट, इसमें भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से अर्थात राष्ट्रगान से और समापन वंदे मातरम से अर्थात राष्ट्रगीत के गायन से होता है। जबकि इसमें राष्ट्रध्वज के बारे में देखें, यानी इसमें जो है आपका ये है कि इसमें राष्ट्रध्वज था, राष्ट्रगान था। राष्ट्रध्वज के बारे में देखें तो नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई में चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, अर्थात लंबाई यदि 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी, यह अनुपात है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यानी आज़ादी के यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, उससे पूर्व ही राष्ट्रध्वज को अपनाया जा चुका था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का, हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों, निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। और इसमें यदि एक महत्वपूर्ण निर्णय को देखें तो जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण भी निर्णय में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश तब BN खरे जी थे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन, अभी हमने ऊपर देखा 19(1)(a) जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत था, जिसमें 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी संविधान द्वारा, अर्थात मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट है। उसके अंतर्गत ये दिखा अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।